नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने 9th क्लास एसएसटी का दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। पहले पार्ट में हमारा फ्रांसीसी क्रांति का टॉपिक चल रहा था। उससे आगे हम जानेंगे कि पार्ट फ्रांसीसी क्रांति थी, उससे आगे की जो क्या थी हमने जाना था। उसमें उसके वो चल रहे थे, प्रमुख कारण चल रहे थे। प्रमुख कारणों में फ्रांसीसी क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो क्या थे कि फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार हुई, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण थे उनके बारे में हमने आपको कुछ कारणों के बारे में पिछली पार्ट में बता दिया था। वापस से मैं रिपीट मार रहा हूँ पिछले कारणों को। सबसे पहला जो कारण था राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां। दूसरा हमारा जो कारण था सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। चौथा कारण था हमारा मजहबी असंतोष, मजहबी असंतोष। पांचवा कारण था हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। अगला पॉइंट था हमारा मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय। तो यहां तक जो हमने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था, इन्हें सभी के बारे में विस्तार से समझा भी दिया था। तो अगला जो बिंदु आता है, सातवां जो बिंदु आता है वो आता है बौद्धिक जागृति, बौद्धिक जागृति। तो बौद्धिक जागृति यानी कि इस क्रांति के होने में बौद्धिक जागृति का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बौद्धिक जो जागृति का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इसमें क्या किया था, फ्रांस के जो दार्शनिक थे तो फ्रांस के दार्शनिकों व लेखकों ने, फ्रांस के दार्शनिकों व लेखकों ने क्या किया था, समाज को जागृत किया, समाज को जागृत किया। फ्रांस के दार्शनिकों और लेखकों ने समाज को जागृत किया। इसके साथ ही क्या हुआ, जागृत किया। अब बात यह है कि भाई फ्रांस में जो ये महत्वपूर्ण ये विद्वान जो थे वो कौन कौन से थे जिन्होंने जागृति की वो भावना पैदा की समाज में। तो वो जो थे उनमें सबसे पहले नाम आता है रूसो का, रूसो। उसके बाद बाल्तियर के बाद मॉन्टेस्क्यू और मॉन्टेस्क्यू के बाद दीदो। ये चार जो थे वो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विद्वान थे जिन्होंने समाज को जागृत करने का क्या किया, प्रयास किया। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, फ्रांस का राजा लुई 16वां जो था, लुई 16वां, उसके दैविक अधिकारों को क्या किया, विरोध किया। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, लुई 16वां जो था फ्रांस का जो शासक था यानी कि राजा था, उसने क्या किया, उसके राजा के दैविक अधिकारों को क्या किया, विरोध किया। इसके साथ ही रूसो ने क्या किया, व्यक्ति स्वतंत्रता की पैरवी की, व्यक्ति स्वतंत्रता
की पैरवी की। रूसो ने व्यक्ति स्वतंत्रता की पैरवी की और मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां उसके दैविक अधिकारों का क्या किया, विरोध किया। ये था हमारा बौद्धिक जागृति। इसके साथ ही अगला पॉइंट आता है हमारा आठवां जो पॉइंट आता है वो है तात्कालिक जो कारण था, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है तात्कालिक कारण, बास्तिल दुर्ग का पतन। तात्कालिक कारण बास्तिल दुर्ग का पतन। तात्कालिक जो कारण था बास्तिल दुर्ग का पतन। अब इसमें क्या था, तो बास्तिल दुर्ग का पतन जो था वो 5 मई 1789 से शुरू होती है, यानी बास्तिल दुर्ग का पतन किस प्रकार से हुआ इसके बारे में जानना है। तो 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को 5 मई 1789 ईस्वी को क्या हुआ था, वित्त मंत्री बिरिया की सलाह पर, एक वित्त मंत्री था वहां का, वित्त मंत्री बिरिया, वित्त मंत्री राजा का जो वो था वित्त मंत्री, वित्त कौन था, बिरिया, वित्त मंत्री बिरिया की सलाह पर आपको पता है पहले आप पार्ट में आपको बताया था कि कई वर्षों से एस्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई थी। तो इसने क्या किया था, वित्त मंत्री जो बिरिया था इसने राजा को सलाह दी कि भाई आप, और तब थी सलाह 5 मई 1789 ईस्वी को वित्त मंत्री बिरिया ने सलाह दी कि भाई आप एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाए। और कितने वर्षों के बाद बैठक बुलाई गई, 175 वर्षों के बाद बैठक बुलाने का ये इसने सलाह दी कि भाई बैठक बुलाई जाए, सलाह दी थी। तो राजा और उसमें क्या था, और वो क्या कहना चाहते थे इसमें, और राजा से कहना चाहते थे उस बैठक में क्या कहा, जो बैठक ली गई थी उस बैठक में, यानी कि अधिवेशन जो होता है, यानी बैठक जो ली गई थी उसमें कहा गया कि भाई आप जो वो करते हो ना बेगार प्रथा, राजा से कहा कि भाई बेगार प्रथा को समाप्त करो और लोगों के साथ जो आप शोषण कर रहे हो उसको समाप्त करो, और आपने जो लोगों को विशेष अधिकार दे रखे हैं उसको समाप्त करो, विशेष अधिकार को समाप्त करो और असमानता को समाप्त करो। ये बातें इसमें कही गई, बेगार प्रथा को समाप्त करो, शोषण को समाप्त करो, और जो विशेष अधिकार है उसको समाप्त करो और असमानता को समाप्त करो। इसके साथ ही अगला जो था तृतीय सदन के जो लोग थे इसी में, तीसरा जो सदन था, तीसरे सदन के सदस्य जो कौन थे, सामान्य वर्ग। इसमें कौन सम्मिलित था, सामान्य वर्ग। तीसरे सदन में कौन था, सामान्य वर्ग। तीसरे सदन के जो लोग थे ना वो एक बैठक करना चाहते थे। तीसरे सदन के लोग क्या करना चाहते थे, एक बैठक करना चाहते थे। और बैठक में क्या करना चाहते थे, बैठक में निर्णय लेना चाहते थे, बैठक करना चाहते थे। बैठक बुलाई गई, बैठक में प्रथम सदन व द्वितीय सदन के कुछ पादरियों को छोड़कर कोई नहीं आया, कुछ पादरियों को छोड़ करके कोई नहीं आया। उसने कहा कि भाई सलाह तो देती तृतीय सदन के जो सदस्य थे वो एक बैठक बुलाना चाहते थे, परंतु क्या हुआ, उस बैठक में ना तो प्रथम सदन
उस बैठक में प्रथम सदन व द्वितीय सदन के कुछ पादरियों को छोड़ करके कोई नहीं आया। तो कोई नहीं आया तो क्या हुआ, तृतीय सदन ने क्या किया, कोई नहीं आया तो तृतीय सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया। तृतीय सदन ने क्या किया, स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया। और ये कब किया, 20 जून को। 20 जून को क्या हुआ, 17 जून को क्या हुआ, तृतीय सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया। अब राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दी, इसके बाद क्या होगा, जब राष्ट्रीय असेंबली घोषित तो कर दिया, परंतु इसके बाद में क्या था, जब तृतीय सदन के जो लोग थे ना, वो 20 जून को, कब, 20 जून को सभा के लिए, यानी कि सभा करने के लिए आए। 20 जून को तृतीय सदन के लोग, यानी तृतीय सदन के सदस्य सभा करने के लिए आए, सभा करने के लिए आए। तो क्या हुआ, सभा भवन के तृतीय सदन के जो लोग थे 20 जून को सभा करने के लिए आए, तो सभा भवन का क्या कर दिया उन्होंने, दरवाजा बंद कर दिया। सभा भवन का दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो सभा करने के लिए आए थे। अब जब सभा भवन का दरवाजा बंद कर दिया तो उन्होंने क्या फैसला लिया कि सभा भवन के बाहर ही टेनिस कोर्ट था, वहीं पे उन्होंने बैठक की, टेनिस कोर्ट की बाहर वहीं पे उन्होंने बैठक की। बैठक में क्या हुआ, बैठक ली और बैठक में शपथ ली कि जब तक हमें संविधान, यानी फ्रांस को संविधान दिए बिना यह सभा विसर्जित नहीं होगी। बैठक में शपथ ली कि फ्रांस को संविधान दिए बिना यह सभा विसर्जित नहीं होगी। उस बैठक में शपथ ली गई कि भाई फ्रांस को संविधान दिए बिना यह सभा विसर्जित नहीं होगी। जो टेनिस कोर्ट के बाहर जो सभा हो रही थी, उस बैठक में निर्णय लिया। तो राजा ने क्या किया, उसने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी। नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद क्या होगा, नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने क्या किया, बास्टिल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्टिल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और कैदियों को रिहा करवा दिया। बास्टिल दुर्ग पर आक्रमण करके कैदियों को रिहा कर लिया। दुर्ग पर आक्रमण करके कैदियों को
रिहा करवा दिया, रिहा करवा दिया। यहीं से क्रांति की क्या होती है, शुरुआत हुई। तो ये क्रांति के प्रमुख कारण थे, यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये मुख्य जो कारण थे आपको बता दिए प्रमुख कारण। अब हम इसके बाद में जानेंगे क्रांति का जो स्वरूप था वो कैसा रहा। आयोग में आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का जो समाधान है वो हम अगले पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। अगली बात आती है क्रांति का स्वरूप। क्रांति का स्वरूप, क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो बास्तिल का जो पतन था वो राजा की निरंकुशता के विरुद्ध, राजा की निरंकुशता, राजा की निरंकुशता के विरुद्ध जनता द्वारा किए गए विरोध की सफलता का सूचक था। क्या था? यानी कि बास्तिल दुर्ग का जो पतन था, किसका? बास्तिल दुर्ग का पतन। बास्तिल दुर्ग का जो पतन था वो राजा को था, उस राजा की निरंकुशता के विरुद्ध, यानी कि जनता द्वारा किए गए विरोध, यानी कि जनता ने उस बात का क्या किया था? विरोध किया था उसकी निरंकुशता का। तो यही सफलता का क्या बना, एक सूचक बना इस क्रांति का। इसके बाद क्या था? 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने सामंतों के अधिकार समाप्त कर दिए। सामंतों के अधिकार समाप्त कर दिए। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने क्या किया? सामंतों के अधिकार समाप्त कर दिए। इसके बाद क्या हुआ? 17 अगस्त 1789 ईस्वी को, 17 अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली द्वारा मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। 4 अगस्त को तो क्या हुआ? राष्ट्रीय सभा ने सामंतों के अधिकार समाप्त कर दिए। और 17 अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली द्वारा मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। इसके बाद 5 अक्टूबर 1789 को, 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को हजारों महिलाएं 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को हजारों महिलाएं हमें रोटी दो के नारे, हमें रोटी दो के नारे के साथ हमें रोटी दो नारे के साथ राजा के वर्साई के महल में, राजा के वर्साई के महल में, एक ही बात है, राजा के वर्साई के महल में
घुस गई, वर्षा के महल में घुसकर राजा रानी के परिवार को बंदी, राजा रानी के परिवार को बंदी बना लिया। तो क्या हुआ, शुरू से देखें एक बार। बासुदेव का जो पतन था, क्रांति का स्वरूप के बारे में देखो। बासुदेव का जो पतन था वो राजा की निरंकुशता के विरुद्ध, यानी कि जो राजा वहां का निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, तो इसकी निरंकुशता के विरुद्ध जनता द्वारा किए गए विरोध, यानी जनता ने जो उसका विरोध किया था उसके विरोध की सफलता का ही सूचक था ये जो क्रांति। इसके बाद 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय सभा ने सामंतों के अधिकारों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने सामंतों के अधिकार को समाप्त कर दिया। और 17 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा मौलिक अधिकारों की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। मौलिक अधिकार की घोषणा करने के बाद में क्या हुआ, 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को हजारों महिलाएं हमें रोटी तो लाने के साथ राजा के वर्साई के महल में क्या हुआ, घुस करके और राजा रानी के परिवार को क्या कर दिया, उन्होंने बंदी बना लिया। इसके बाद में देखो क्या हुआ, 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। 1791 में फ्रांस का संविधान बनकर के तैयार हो गया। 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो गया। फ्रांस का संविधान तो बन गया भाई, 1791 में फ्रांस का जो संविधान था वो बनकर के तैयार हो गया, परंतु इसका जो मुख्य आधार रखा गया, तैयार हो गया। इसका मुख्य आधार लोक प्रभुत्व यानी कि जनता की इच्छा था। अब 1791 में क्या हुआ, फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो गया और इसका जो मुख्य आधार रखा गया इसे संविधान का, और वो क्या रखा गया, लोक प्रभुत्व यानी कि जनता की इच्छा रखेगा। इसके बाद क्या हुआ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों को अलग किया गया कि भाई इनकी जो शक्तियां, तो सभी की अलग अलग शक्तियां होंगी। ऐसा संविधान जो बना था उसके बाद में ये कहा गया कि भाई सभी की जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और जो व्यवस्थापिका है, इसकी सभी शक्तियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ये इसमें कहा गया। इसके साथ ही क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हुई। संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हुई। इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हुई और प्रथम बार लिखित संविधान क्या हुआ, लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। प्रथम बार लिखित संविधान की व्यवस्था की गई।
संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हुई और प्रथम बार लेके संविधान की व्यवस्था भी की गई। अब क्या हुआ, 20 जून 1791 इसके बाद में क्या हुआ, 20 जून 1791, एक बार दोबारा देख लें इसके बाद 1 मिनट के लिए, फिर इसको मिटाएंगे, फिर आगे की कहानी सुनाएंगे, बहुत ही अच्छी है। 1791 ईस्वी में फ्रांस का जो संविधान था वो बनकर के तैयार हो गया। संविधान तो बन गया, परंतु इसका जो मुख्य आधार रखा गया संविधान का, वो क्या रखा गया कि लोक प्रभुत्व रखा गया। और लोक प्रभुत्व का मतलब है जनता की इच्छा, ये था इसका मतलब। और इसमें क्या कहा गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों को क्या किया गया, इसमें अलग किया गया कि सभी की अलग अलग शक्तियां होंगी। इसके बाद क्या था, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हुई और प्रथम बार क्या हुआ, लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। अब देखो इसके बाद में क्या था, 20 जून 1791 ईस्वी को 20 जून 1791 ईस्वी को फ्रांस का राजा लुई 16वां, फ्रांस का राजा लुई 16वां, इसने क्या किया, ये अपने फ्रांस का जो राजा था, राजा और अपनी पत्नी व राजकुमार के साथ पेरिस से भाग निकला। ये राजा जो था, और कब भागा, मध्य रात्रि को 20 जून 1791 ईस्वी की मध्य रात्रि को, यानी कि मध्य रात्रि को ये पेरिस से भाग निकला। किसके साथ में गया, अपनी पत्नी और अपने राजकुमार यानी कि अपने बेटे को साथ में लेकर गया। कहां से भागा, पेरिस से भाग तो गया ही, परंतु अगले ही दिन क्या हुआ, अगले ही दिन फ्रांस की जनता ने इसे पहचान लिया। फ्रांस की जनता ने अगले ही दिन इसे पहचान लिया और पकड़कर वापस पेरिस ले आए। वहां राजा को नजरबंद कैदी की तरह रखा गया। और 1793 ईस्वी में इसे फांसी दे दी गई। एक बार रिपीट मार लो, अच्छी तरीके से आ जाएगा समझ में क्रांति का जो स्वरूप था। यानी कि 20 जून 1791 की रात्रि को क्या हुआ था, फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, इसने क्या किया था, अपनी पत्नी और अपने बेटे राजकुमार यानी कि राजकुमार के साथ में मध्य रात्रि को पेरिस से भाग तो निकला, परंतु दूसरे ही दिन क्या हुआ, अगले ही दिन क्या हुआ, फ्रांस की जनता ने इसे पहचान लिया। अब फ्रांस की जनता ने इसे पहचान लिया तो पकड़ लिया उसे और पकड़कर वापस पेरिस में ले आए और उसे फिर नजरबंद कैदी की तरह रखा गया। राजा को पकड़कर ले आए तो राजा को नजरबंद कैदी की तरह रखा गया और 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई। ये तो था हमारा क्रांति का स्वरूप और क्रांति के प्रमुख जो कारण थे उनके बारे में जाना। अगले पार्ट में हम जाने के मतलब ये है
क्रांति के जो परिणाम थे वो क्या थे और अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में भी जानेंगे। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बता सकते हैं कि भाई सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।